तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ये लिखा हुआ है, पीडीएफ फाइल पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, गॉस का नियम सममित आवेश की स्थितियों में विद्युत या वैद्युत क्षेत्र सुगमता से ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद कल मैंने बताया था कि इसमें कई टॉपिक हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको केवल बताने हैं। तो सबसे पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। यानी सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई एक चालक तार है और अनंत लंबाई का है, तो उस चालक तार को प्लस आवेश दे दिया जाता है, यानी उसको धन आवेशित कर दिया जाता है, प्लस आवेशित कर दिया जाता है। तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। तो इसके चारों ओर अगर वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, ये अनंत लंबाई का है, अभी हम लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अभी तक क्या होता था कि आपको कोई एक बिंदु आवेश प्लस Q रख देते थे, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती थी तो उसको हम किस तरीके से निकालते थे, ये था। अब बात आती है कि अब बिंदुवत ना होके, ध्यान दीजिएगा, आवेश बिंदुवत ना होके अब अगर किसी लंबाई की धातु में आवेशित कर दिया जाए, या किसी प्लेट को आवेशित कर दिया जाए, या किसी गोले को आवेशित कर दिया जाए, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक किसी एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट पर किसी आवेश को रखा जाता था। अब क्या है कि वस्तुओं को अगर आवेशित किया जाए तो उसके चारों ओर भी तो क्षेत्र डेवलप होगा। तो वो क्षेत्र कितना डेवलप होगा, इसकी गणना करने के लिए गॉस की थ्योरम का प्रयोग होता है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका गॉस की प्रमेय है। अब पहला चैप्टर क्या था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती थी, लेकिन अब गॉस की प्रमेय द्वारा किसी आवेशित वस्तुओं के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो गॉस की थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको गॉस की प्रमेय बताई गई, फिर उसके बाद अब आगे इसके अनुप्रयोग बताए जाएंगे। और अनुप्रयोग क्या है वो तो जानते हैं, गॉस की थ्योरम के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाती है किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर। तो अब यहां पर वो वस्तु जो है वो चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार है। तो इस अनंत लंबाई के चालक तार को प्लस Q कूलाम का आवेश दे दिया गया। तो इसके चारों ओर मान लेते हैं किसी बिंदु P पर, ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो हम क्या करते हैं कि हम इस अनंत लंबाई में क्या करते हैं कि एक छोटी सी लंबाई का हम इस पर एक गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है समझिएगा, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो ये काल्पनिक पृष्ठ किस तरीके का होता है, इसको अभी आप चित्र से समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। ये इस तरीके से, ये लंबाई इसकी अनंत है अभी, ठीक। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां ना होके इस तार से किसी समय इस गॉसियन पृष्ठ पर है। ठीक है, बिंदु पॉइंट P इस गॉसियन पृष्ठ पर है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है समझिए, तार है तो तार के चारों ओर इस तरीके से, जैसे ड्रम है, ड्रम के बीच में अगर एक रॉड रख दी जाए, ध्यान दीजिएगा, ड्रम है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पेंदी और तली आप जानते ही हो, और ड्रम का बाह्य आवरण जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ और नीचे पेंदी और ऊपर ढक्कन के बीच में अगर कोई सपोज दैट ड्रम के अंदर एक बीच में रॉड रख दी जाए और उस रॉड की लंबाई L मान ली जाए। क्या लंबाई मान ली जाए?
L मान ली जाए, तो उसके चारों ओर, ये रॉड जो है ये तार समझ लो, तो तार की लंबाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ड्रम में अगर ढक्कन और पेंदी में छेद करके हम तार को इस तरीके से डाल दें तो ड्रम के भीतर, यानी ये जो पृष्ठ बना है उसको हम ड्रम मान के चल रहे हैं, तो ड्रम के भीतर की लंबाई को हम L मान लें, यानी इस तार के भीतर, जो ड्रम के भीतर तार आ रहा है उसकी लंबाई L मान लें, और ड्रम का जो बाह्य आवरण है, चारों तरफ का गोल आवरण है, उसके पृष्ठ पर कहीं पर भी एक बिंदु हम P मान लें। तो ये जो रॉड है, रॉड के बीच में ये जो गोला बना हुआ है, ये गोला, इस गोले की त्रिज्या अगर हम ये R मान लें, क्या मान लें, R मान लें, तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर एक बेलन बन रहा है कि नहीं, ये ड्रम बेलन ही तो होता है, तो बेलन की लंबाई L हो गई और बेलन की त्रिज्या क्या हो गई, R हो गई। अब ये बिंदु P क्या है, बिंदु P उस जो बेलन है, उस बेलन पर एक पृष्ठ की कल्पना की जाए। अगर हम मान लेते हैं कि बेलन पर एक पृष्ठ ले लिया गया, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी E होगी, E वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगी, और ये अवयव है, यानी ये हम मान लेते हैं कि ये एक सूक्ष्म अवयव है, यानी पृष्ठ तो बहुत ज्यादा होगा ना भाई, चारों ओर का वक्र पृष्ठ तो बेलन का बहुत होगा, लेकिन हम एक सूक्ष्म बात कर रहे हैं, छोटे से अवयव की बात कर रहे हैं, तो डी ए वेक्टर हम ये मान लेंगे, तो डी ए वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम यही होगी, यानी क्योंकि लंबवत ऐसे लेंगे, ये बाह्य आवरण इस तरीके से है गोला, और उस पर कहीं पर भी एक पृष्ठ छोटा सा लेंगे, 3 डायमेंशनल में अगर काल्पनिक तौर पे देखिए तो वहां पर इस तरीके से स्पॉट टाइप में बनेगा, तो वो स्पॉट जो होगा वो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा, और उसके लंबवत उसकी डायरेक्शन भी तो यही होगी, तो सेम डायरेक्शन में होगा, ये भी सेम डायरेक्शन में होगा डी ए वेक्टर, यानी क्षेत्रफल वेक्टर की भी सेम डायरेक्शन होगी। इन दोनों के मध्य बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। आप समझ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बीच का कोण 0। तो ये हो गया, और ये आपका जो चित्र बना हुआ है, इसमें इस पृष्ठ को बोलते हैं, नाम देते हैं इसको गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ में तो ये किस तरीके से चित्र बनाया गया है, इस चित्र को समझाने के लिए मैंने ये बताया है। तो ये बात हो गई। अब यहां पर देखिए, इसी तरीके से, तो ये तो वक्र पृष्ठ पर अगर कोई एक बिंदु है, P मान लिया गया है, तो इसकी डायरेक्शन और बीच का कोण क्या होगा। अब बात करते हैं कि पेंदी, नीचे पेंदी या ढक्कन पर अगर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लिया जाए, सपोज दैट यहां पर हम एक P डैश बिंदु ले लेते हैं, तो इस पर एक ढक्कन में एक सूक्ष्म अवयव की अगर बात करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, और ये जो सूक्ष्म अवयव है ये डी ए अवयव है। भाई ढक्कन तो बहुत ज्यादा गोल होगा ना, चौड़ा होगा, तो ये हम ढक्कन को समझाने के लिए ऐसे बताते हैं कि ये ढक्कन होगा, और ढक्कन में हम एक बिंदु P डैश ले लेंगे, तो इसका हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर लेना चाहें तो ये आपका डी ए होगा, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, पेंदी ढक्कन ऐसे होगा तो इसके जस्ट ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, डी ए वेक्टर। तो यहां पे ये समझ लीजिए कि पेंदी में ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी डी ए वेक्टर। तो इन दोनों के मध्य कोण कितना बनेगा, 90 अंश, यानी यहां पर क्या बनेगा, 90 अंश। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा कि अगर इस गॉसियन पृष्ठ जो कल्पना की जाती है उसके वक्रीय भाग पर, जो ड्रम का वक्र भाग होता है, जो गोल भाग होता है, यानी पेंदी और ढक्कन को छोड़ के, जो उस भाग पर अगर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो वहां पर E वेक्टर और डी ए वेक्टर के मध्य कोण 0 होगा। और यहां पर अगर पेंदी या ढक्कन, अगर नीचे आप पेंदी पर भी, तो पेंदी भी तो गोल होगी, तो वहां पर भी लेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यही होगी। अगर हम समझाने के लिए यहां पर एक बिंदु P डबल डैश और ले लें समझाने के लिए, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये E वेक्टर हो जाएगा, और ये इधर बाहर की ओर डी ए वेक्टर हो जाएगा, जो कि यहां पर डी ए सूक्ष्म अवयव है और उसकी डायरेक्शन डी ए वेक्टर। तो यहां पर भी बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इतना आप समझ लीजिए कि यहां पर वक्री भाग के लिए P है
और जो ऊपर और नीचे जो दो भाग हैं वहां पर P और P डैश और P डबल डैश अगर मान के किया जाए, P और इसको क्या मान लिया गया है, P डबल डैश बिंदु मान लिए जाएं, तो उनके लिए 90-90 अंश बनेगा। अब इतना आप समझ गए। अब यहां पर देखिए क्या है कि यदि कोई प्लस क्यू एल लंबाई में किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा, रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा कहते हैं। तो यानी इसमें एक चीज आपको यह समझना है कि लैम्डा जो है, अगर इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया गया है, सपोज दैट ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, तो प्लस क्यू अगर आवेशित किया गया है इस चालक तार को, तो ड्रम के भीतर जितनी लंबाई पर जो तार रहेगा तो वो भी तो प्लस क्यू आवेशित होगा। लंबाई अनंत है, लेकिन अब हम छोटी सी लंबाई की बात कर रहे हैं, एल लंबाई ले लिया है। तो एल लंबाई के लिए लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल। प्रति एकांक लंबाई के लिए आवेश जो होता है वो उस चालक तार के लिए क्या होता है, रेखीय घनत्व यानी लैम्डा होता है। तो लैम्डा याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। वो तो समझ ही रहे हो, क्यू कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट तो समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखिए क्या किया गया है। माना कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यही वाला बिंदु, ये बिंदु जो P लिया गया है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की हम खींचते हैं। तो ये जो पृष्ठ मैंने बताया है आपको खींचकर, तो इसे ये बेलनाकार पृष्ठ है जिसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ खींच दिया गया, और उस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो एक समान रूप से बाहर की ओर दिष्ट होगी। तो ये इस गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर दिष्ट होगी, एक ही डायरेक्शन में। तो सभी की डायरेक्शन ये देखिए E है, इस तरीके से आप ये समझिए। ये यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ये रफ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यही होगी, लेफ्ट से राइट की ओर। तो डायरेक्शन E है और जो कि बाहर की ओर दिष्ट होगी, इतना तो कन्फर्म। बिंदु P पर क्षेत्र अवयव सदिश वेक्टर dA वेक्टर और E वेक्टर के मध्य कोण 0 बन रहा है, ये भी मैं बता चुका हूं कि इस बिंदु पर इन दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री था। तो इसलिए dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इस बिंदु P पर, जो ये बिंदु P लिया गया है, इस बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, क्योंकि गॉस की थ्योरम से वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं और इसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल E फाइंड आउट करेंगे। लेकिन तो यहाँ पर फाई E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ E डॉट dA पढ़ाया गया है। उसके बाद फाई E इज इक्वल टू E डॉट dA क्या होता है, E डॉट dA जो होता है ये आपको बताया जा चुका है कि E डॉट dA कल बताया गया था। E डॉट dA क्या होता है, E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। तो E dA cos थीटा इसकी जगह पर रख दिया गया है। फिर फाई इज इक्वल टू E कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 है, तो cos 0 का मान 1 होता है। चूंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो cos थीटा तो हट जाएगा, और E डॉट dA इंटीग्रेशन ऑफ 1 dA करेंगे तो A आ जाएगा। ये तो कल फाई E इज इक्वल टू EA लास्ट में ये आपको प्रूफ कराया ही गया था। एक जगह आया था फाई E इज इक्वल टू EA वेक्टर, ये देखिए आया था, ये फाई E इज इक्वल टू EA cos थीटा आया था। यानी यही चीज ये मैं यहां से करके ये फिर से आपको उसमें प्रूव करके दिखाया गया है। लेकिन यहां से अगर आप डायरेक्ट देखें तो फाई E इज इक्वल टू ये वैद्युत फ्लक्स में फाई E इज इक्वल टू EA cos थीटा आया, cos 0 1, तो cos थीटा हट जाएगा, फाई इज इक्वल टू EA आ जाएगा। तो वही चीज यहां पे समझ लीजिए कि फाई इज इक्वल टू EA आ गया। A क्या है, ये जो EA ये जो काल्पनिक बेलन है जिसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन बेलन बोलते हैं, तो ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है इसका संपूर्ण वक्री भाग का क्षेत्रफल है। तो A वक्री भाग का क्षेत्रफल और गोले का वक्री पृष्ठ होता है 2 पाई RL, याद रखिएगा 2 पाई RL वक्रीय, यानी पेंदी और ढक्कन को छोड़ के जो भाग होता है वो वक्र
क्षेत्रफल होता है जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जब हम पेंदी और ढक्कन दोनों को शामिल कर लेते हैं तब बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, वक्र पृष्ठ अलग होता है। ठीक है, तो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, लेकिन h यानी हाइट यानी, लेकिन l है तो 2 पाई आर एल कर देंगे h की जगह। अब यहां पर तो a की जगह पर यह मान रख दिया गया है, तो फाई e इज इक्वल टू ई ए की जगह 2 पाई आर एल, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर आगे यहां पे ध्यान देंगे, इसी में एक चीज और है पेंदी और ढक्कन के लिए। समतल सिरों पर, समतल पृष्ठ के समतल सिरे मतलब समतल कौन होता है, नीचे पेंदी होगी ऊपर ढक्कन, ये समतल। वक्र मतलब मुड़ाव घुमावदार, और समतल का मतलब पेंदी और ढक्कन ये समतल होंगे। तो समतल के लिए फ्लक्स शून्य हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर अगर समतलीय भाग की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, समतलीय भाग के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 अंश। क्यों? क्योंकि समतलीय पेंदी या ढक्कन के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ई वेक्टर और डी ए जो सूक्ष्म भाग लिया गया है जिसे अवयव बोलते हैं, उसकी जो डायरेक्शन होगी वेक्टर होगा, उन दोनों के मध्य कोण 90 अंश का बनेगा, चाहे आप पेंदी लें चाहे ढक्कन लें। तो 90 यानी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है 0। इसलिए हम पेंदी या ढक्कन कहीं पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालना वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो वो 0 ही आएगा। तो हमें इन दोनों पॉइंटों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहां पर ये जो पॉइंट बनेगा ऊपर ढक्कन और पेंदी पर के कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर आप ले लें पेंदी या ढक्कन पर, तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो हमें केवल इसी पी पॉइंट के लिए देखना है। तो अब हम गॉस की प्रमेय से, तो ये डी ए वेक्टर 90 हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू 0 होगा। ये देखो कहा गया है कि वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? उसका रीजन ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, अब यहां पर गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और समीकरण 1 से अभी आप समीकरण 1 आपने देखा था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल था। तो समीकरण 1 से लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और अगर यहाँ पे क्यू को रोका जाए क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा। तो ये देखिए क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल हो गया। तो क्यू की जगह पर लैम्डा एल रख दिया जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू की जगह लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 और 3 में देखो, हम यहां पे आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं समीकरण 2 और 3 में। समीकरण 2 आपका क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई और ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, ये है इक्वेशन 2। और इक्वेशन अगर 3 देखा जाए तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आया है, फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन सेकंड और थर्ड देखो, फाई ई लेफ्ट हैंड टर्म अगर इक्वल टू है तो इट मीन्स राइट हैंड टर्म भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 2 व 3 को बराबर करने पर, लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 8 पे, बराबर करने पर, तो जब बराबर करेंगे तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल तो कट ही जाएगा, तो ई को रोकेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करें कि 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, तो 2 से गुणा और 2 से भाग जब आप करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 दूना 4, 4 पाई, यानी ये और ये मिलके हो जाएगा 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर, यही तो बचा। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, और मात्रक वही न्यूटन पर कूलाम। ओके, तो ये अनंत लंबाई के चालक तार के चारों ओर किसी
पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से इतनी होगी, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ओके, अब अगर ये जिस माध्यम में रखा जाए तो माध्यम का परावैद्युतांक अगर के होगा तो यहाँ के आ जाएगा। खैर यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है, आप जानते हैं के कब लगता है, वायु में रखा है इसलिए के इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो 2 लैम्डा अपॉन आर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम ही है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता ही है। 2 कांस्टेंट टर्म है, लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और लैम्डा का मात्रक है कूलाम प्रति मीटर, यानी लैम्डा आपका रेखीय घनत्व है। रेखीय घनत्व, ध्यान दीजिएगा, रेखीय घनत्व क्यों है, क्योंकि ये रेखा के रूप में तार है, इसलिए इसको नाम देते हैं रेखीय घनत्व और लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, रेखीय घनत्व नाम याद रखिएगा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर। तो लैम्डा भी दिया होगा कूलाम प्रति मीटर में, और आर ये डिस्टेंस भी दिए होंगे कि इस चालक तार से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये फार्मूला लगा के आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो ये चालक तार के लिए होगा। नेक्स्ट टॉपिक, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल ये नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इनको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसमें जो काल्पनिक पृष्ठ की रचना की जाती है, इमेजिनरी, यानी वास्तविक रूप से नहीं होता है, ये जितनी दूरी पर आपको आर जो भी दूरी होगी वहां पर आप उस पृष्ठ को मान लेंगे, बस इतना आपको करना है। ओके, तो ये अच्छे से आप समझ लेंगे और बगैर देखे हुए कई बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जब तक बगैर देखे हुए ये कंप्लीट ना हो पाए तब तक आप इसको लगाते रहेंगे। जब बगैर देखे हुए आप इसके डेरिवेशन को प्रूव कर लेंगे तभी आप ये मान के चलिए कि आपको ये समझ में आया। ठीक है।